कहानी शुरू होती है जब मुख्य पात्र ली हयान बहुत खुशी में घर आती है और अपनी माँ को बताती है कि वह वापस आ गई है। वह अपनी माँ को गर्व से बताती है कि उसे इस बार छात्रवृत्ति मिल गई है और उसने कंपनी से मिले पैसों से कुछ स्वादिष्ट फल भी खरीदे हैं। उसकी माँ ठंडे स्वर में उसे बताती है कि इस पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। अपने फोन को देखते हुए और उसकी सफलता के बारे में कोई भावना या ध्यान नहीं दिखाते हुए माँ कहती है कि पड़ोस की लड़की पहले ही अपनी कंपनी से प्रदर्शन बोनस प्राप्त कर चुकी है। लेहिगेन की माँ की प्रतिक्रिया से लेहिगेन बहुत दुखी हुई और इसे और भी बुरा बना दिया। माँ उसे ताना मारती है कि उसने फल भी नहीं खरीदे जिन्हें उसके भाई खाते नहीं जब तक वे उन्हें खुद ना खरीद लें। उसके छोटे भाई आते हैं और माँ उन्हें पूरी खुशी से गले लगाती है और उनसे सवारी के लिए पूछती है। लेहिगेन पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिस पर माँ उसे बताती है कि इस बार वे दादी के घर जा रहे हैं। लेहिगेन ने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पास किया जिस पर उन्होंने उसकी माँ को कुछ दिया जिसके बारे में माँ कहती है कि उसे जानने की आवश्यकता नहीं है। माँ उसे बताती है कि अगर उसके पास कहने को कुछ नहीं है तो वह चली जाए और फल लेता है। लेहिगेन जानता है कि यह बचपन से ही इस तरह का रहा है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है और प्यार नहीं। वह नहाने के लिए गर्म पानी के बातब में उतरती है जानते हुए भी कि वह एक अनचाही मेहमान है। हाल ही में वह स्वतंत्र हुई है। वह निराशा में बिस्तर पर लेट जाती है। ली हायान एक 23 वर्षीय कॉलेज छात्रा है और बचपन से प्यार नहीं मिला। पैर जैसे वह बिस्तर पर लेटी है उसका फोन बज रहा है। सोती है और पता चलता है कि उसके पसंदीदा उपन्यास का नया एपिसोड। वह महसूस करती है कि हर रात को अद्यतन किए गए अध्याय वाली किताब पढ़ना उसके जीवन में एकमात्र अच्छी बात है। जिंदगी आज की कहानी बाकी दिनों जैसी ही है और लगता है जैसे राजा के वेश में आदमी अपनी बेटी से प्रेम करता है और उसे बताता है कि वह दुनिया में सबसे कीमती लड़की है। लेहिगेन सोचता है कि हर कोई उपन्यास की लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त, उसके पिता और सभी और सोचता है कि यह किसी के लिए एक उपचारात्मक पालन पोषण उपन्यास होना चाहिए जो आम हो। लेकिन वह महसूस करती है कि आज जैसे दुखद दिन पर उसका पसंदीदा उपन्यास पढ़ना उसके लिए एक अनमोल लेखनी का संतोष और उल्लास है। वह अपना फोन पकड़े रहती है और उसे बहुत बुरा नहीं लगता कि कोई भी उससे प्यार और ध्यान नहीं देता और वह सोचती है कि एक ऐसी दुनिया होना अच्छा होगा जहां हर कोई उससे प्यार करे। वह सोई सोई है और इस क्षण में उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और फोन के गिरने के रूप में दुनिया के गियर घूमते हैं। वह नीचे की ओर गहरे खाई में गिरती जा रही है और ली हयान चाहती है कि वह भी प्यार की जाए और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वह जानती है कि वह दूसरी लड़की के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी है। एक वर्षीय रोमांस फैंटेसी पाठक के रूप में ली ह्यून जो एक लड़की के रूप में जागती है अचानक महसूस करती है कि वह अपने पसंदीदा उपन्यास के बर्फीले आकाश में है जिसके बारे में वह कल्पना करती थी। वह दीवारों पर लटके ड्रैगन के सिर और ड्रैगन के चित्रों को देखती है। अभी वह सुनिश्चित है कि वह एडम परिवार में है। एडम परिवार को ड्रैगन परिवार के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि उनके ड्रैगन के साथ गहरे संबंध थे। एटम परिवार के पूर्वज बेटेड एटम ने ब्लैक ड्रैगन के साथ एक समझौता किया था और उसने उस संविदा के लिए ब्लैक ड्रैगन का खून पिया जिसके लिए उसे सपनों की शक्तियां मिली जो अब तक उसके वंशजों में उतरती हैं। लेकिन इस सारी शक्ति का एक दुष्प्रभाव भी है। जब भी माना बाहर नियंत्रण से भाग जाता है यह हत्या करने की इच्छा को उत्तेजित करता है। कहा जा रहा है कि एक चिरकालिक बीमारी आ रही है जिसे ब्राइटनिंग के रूप में जाना जाता है। लेकिन कोई है जो इस सब विनाश को रोक सकता है, कोई ऐसा जो इस बेरोजगार अनुबंध को शांत कर सकता है ब्लैक ड्रैगन समझौते का, और वो है उपन्यास की मुख्य पात्र। हालांकि उपन्यास का मुख्य पात्र फिर से उजाला लाने वाले सूरज की तरह एक व्यक्तित्व रखता है। उसके पास एक अच्छी प्रवृत्ति भी है जो किसी भी अन्याय को सहन नहीं करती। यह मुख्य पात्र की प्रकृति जल्द ही आदम परिवार को मुक्ति दिलाएगी और वह मुख्य पात्र के योग्य प्रतीत होती है। वह मानती है कि वह यहाँ है क्योंकि उसने उपन्यास को 1000 बार पढ़ा है। उसे लगता है कि उसने उपन्यास की मुख्य पात्र की कहानी को अपना लिया है। वह सोचती है कि अब वह अपने गुलाबी बालों को आईने में देखते हुए अपने जीवन का आनंद गुलाबी रंग में लेगी। वह अपने बालों को गुलाबी देखकर शौक में है जबकि उसे याद है कि उपन्यास की मुख्य पात्र के बाल काले हैं। पाल अचानक उसे याद आता है कि उसका नाम आयरीन एडोम है। आयरीन थी, नाजायज बेटी थी और उसके लापरवाह व्यवहार के कारण उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था और है भाग्यशाली। 2 कि उसके वंशजों ने उसे अपने घर में रहने दिया और जब लोहा 5 साल का हुआ था तब के दुर्घटना के कारण नव वर्ष की पार्टी में उसकी वंशावली पर सवाल उठाया गया था और उसे निकाल दिया गया था। वह बाहर थी। वह यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे उपन्यास में एक अतिरिक्त पात्र द्वारा आवेशित कर दिया गया था जिसमें उसे गोद लेने की आवश्यकता थी और वह सोचती है कि यह केवल एक अतिरिक्त दुर्भाग्य है। जैसे ही आयरन एक ही बार में गर्म चॉकलेट का कटोरा पी जाती है उसकी नौकरानी उसकी ओर दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है क्योंकि चॉकलेट अभी भी गर्म हो सकती है। नौकरानी का नाम मेला है। उसने मेला की गर्मा गर्म चॉकलेट की तारीफ की और कैसे उसने इसे बनाया। मेला के चेहरे पर बुलबुले पड़ गए और वह थोड़ी चपलता से बात करती है। मेला छोटी लड़की आयरीन को बताती है कि इसे काली चॉकलेट कहते हैं। वह यह आयरन को दे रही है क्योंकि कार्यकर्ता पर्याप्त नहीं है। मेला आयरन को बताती है कि उसने इसे बहुत ध्यान और प्रेम से बनाया है। आयरन को याद आता है कि मेला उसकी विशेष नौकरानी है लेकिन आयरीन के पास प्रेत आने से पहले भी वह देखभाल करने वाली और प्रेमपूर्ण थी। मेला ने बताया। वह इस दुनिया के बारे में उसे सब कुछ बताती है और आयरन के लिए एक बहन की तरह है और आयरन अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा उस पर विश्वास करती है। वह मेला से पूछती है कि क्या कल कोई कार्यक्रम है, जिस पर मेला उसे बताती है कि कल नए साल की पार्टी है। वह थोड़ा सिकुड़ती है और अचानक याद करती है कि कल वह दिन है जब उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा।
वह तुरंत कटोरी को एक तरफ रख देती है और मेला से कहती है कि वह जल्दी वापस आएगी और बाकी की काली चॉकलेट उसके कमरे तक पहुंचा देगी। वो मुख्य हॉल से दौड़कर लाइब्रेरी में जाती है और अपने ज्ञान का उपयोग करके हमारे नर्सरी स्कूलों में से सबसे अच्छा चुनती है। मान लीजिए अगर उसे निकाल दिया जाता है। इरेन थक जाती है क्योंकि वह 5 साल की है और दरवाजा खोलने वाली है। वह पुराने अनाथालय के बारे में याद करने की पूरी कोशिश करती है जिसका संचालन एक प्राचीन नायक ने किया था, लेकिन वह चकित है कि उसे यह भी याद नहीं है। वह इस दुविधा में है। उसे यह एहसास नहीं होता कि एक और आदमी उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर आयरन समझ जाती है कि उसके सामने एक आदमी है। वो हैरान होती है जब वह एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखती है जिसके बाल ऐसे थे जैसे उनमें सारी दुनिया का अंधेरा समाया हो और उसकी चमकती आंखें शहद की तरह रोशन थीं और उसे लगा कि ईश्वर ने इसे निश्चित रूप से सच्चाई के साथ बनाया होगा। एडम्स का अंतिम उत्तराधिकारी उम्मीदवार एर्नो-ए वह खड़ी थी और शेल्फ से एक किताब पढ़ रही थी। उसे आश्चर्य होता है कि यह उसे मूल कहानी की याद दिलाती है और वह हैरान होती है कि एर्नो-एडुम पुस्तकालय में क्यों है। बहुत समय से नहीं देखने के बाद वह लाइब्रेरी में उसे देखती है। जैसे ही एर्नो-एडम आयरन से दिव्य जादू की किताब के बारे में पूछते हैं, वह उसे देखती रहती है और जवाब नहीं देती क्योंकि वह उसके द्वारा मोहित है, उसकी सुंदरता से आकर्षित। इसलिए एर्नो-एडम अपना ध्यान वापस लाता है और पुनः पढ़ना शुरू करता है। इरीन फिर एक छोटी जीभ की ध्वनि में जवाब देती है, जैसे कि वह केवल 5 साल की है, कि यह पुस्तकालय की दूसरे स्तंभ पर है, शेल्फ पर। जैसे एर्नो-एडम ने उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दी, वैसे ही आयरन मान लेती है कि शायद एर्नो को छोटे जीभ की आवाजें पसंद नहीं है और वह बनावटी तरीके से बर्ताव करती है जैसे वह उसे नहीं जानती। इरेन उस किताब को खोज लेती है जिसे वह ढूंढ रही थी, इसे पढ़ना शुरू करती है और नर्सिंग स्कूल का पता लगाती है जिसकी देखभाल एक महान युद्ध नायक ने की थी। एर्नो-आदम भी लड़की के साथ उसे पढ़ रहा है, लेकिन वह इसे महसूस नहीं करती। जैसे ही एर्नो-आदम उसे किताब ढूंढने के लिए धन्यवाद देते हैं, इरेन घबरा जाती है, लेकिन एर्नो उसका धन्यवाद करता है और इस विशाल पुस्तकालय के पाठकों के बारे में उसके ज्ञान की सराहना करता है। जैसे ही एर्नो-एडम उससे पूछता है कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, वह सोचती है वह कल निकाल दी जाएगी और यहाँ पकड़ी जाने से बचना चाहती है। तो वह एर्नो को बताती है कि यह किताब नेतृत्व और लेखन का अभ्यास करने के बारे में है। एर्नो को उस लड़की की बातों का कुछ नहीं पता, लेकिन वह कहता है कि यह ठीक है और मजेदार लगता है, फिर चला जाता है। अचानक आयरीन को कुछ अजीब महसूस होता है और उसकी हृदय गति सामान्य से अधिक तेज है और उस पल वह एक प्यारा सा गुलाबी ड्रैगन बन जाती है और समझती है कि उसकी वंशावली पर सवाल क्यों उठाया गया और वह वयस्क क्यों नहीं है। जब वह एक ड्रैगन बनकर अपने कपड़ों से बाहर आती है तो वह जानती है कि वह सही है क्योंकि वह एक ड्रैगन है। इरेन जानती है कि उसने नए साल की पार्टी में अपने परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर पाई और एक ड्रैगन में बदल गई, लेकिन वह अभी के लिए चिंतित है क्योंकि उसे नहीं पता कि अपने मूल रूप में कैसे वापस आया जाए। वह पकड़ी नहीं जाना चाहती, इसलिए वह अपने कपड़े अपने साथ लेती है और खुद को अलमारी के पीछे छिपा लेती है। वह इतनी भावुक है कि वह हमेशा के लिए मानव रूप में वापस नहीं आ सकती, हमेशा के लिए। वह अचानक एक अंगूठी को देखती है जो बहुत चमकदार है और ये महंगी लगती है। वह सोचती है कि कौन उसे चलाता है। जैसे ही आयरन कॉल को याद करती है, उसे उस समय का फ्लैशबैक आता है जब उसने एर्नो-अदम के हाथ पर वह अंगूठी देखी थी और अब वह सुनिश्चित है कि वह अदम की है और गहरी सांस लेती है। इस बीच एर्नो अपनी अंगूठी वापस लेने के लिए पुस्तकालय लौट रहा है, जो अब एक ड्रैगन बनी लड़की के हाथों में है। जैसा कि एर्नो-एडोम को एहसास होता है कि उसने अपनी अंगूठी भूल गया है, वह पुस्तकालय में वापस आता है। विनयर्नो पुस्तकालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करता है। वह कुछ अजीब नोटिस करता है क्योंकि छोटी बच्ची आयरन फर्श पर पड़ी होती है, लेकिन बात यह है कि वह एक ड्रैगन में बदल गई है, इसलिए वह खुश है। छिपना। वर्नल उसे देखते रहते हैं और सोचते हैं कि वह वहां नीचे क्या कर रही है। अंत में एर्नो लड़की के पास जाता है और उसकी ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाता है। वह आयरन को नीचे पड़े हुए देखता है और उसे पूछता है कि वह कौन सा खेल खेल रही है। आयरन शर्माते हुए एर्नो से जल्दी में कहती है कि वह बारिश उठा रही है। एर्नो के आने से पहले छोटी लड़की अपने कपड़ों के नीचे छिप जाती है और जब एर्नो पुस्तकालय में प्रवेश करता है तो समय पर इंसान में वापस बदल जाती है। अब आयरन एक प्राकृतिक परीक्षा पास करना चाहती है। वह एर्नो को बताती है कि यह उसकी अंगूठी है जब उससे पूछा जाता है, और यह भी बताती है कि उसने इसे शेल्फ के नीचे से उठाया और साफ किया। जब आयरन उसे अंगूठी देता है तो वह बहुत चमकती है, जिससे एर्नो उसकी प्रशंसा करता है। एर्नो उससे कहता है कि अंगूठी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह जल्दी में वापस आता है। अंगूठी को उल्टा पाकर उसका धन्यवाद करता है और प्यार से उसके बालों को सहलाती है, जिससे छोटी लड़की शर्माकर हंस पड़ती है। एर्नो को अंगूठी देते समय वह जानती है कि एर्नो को छूना पसंद नहीं है, इसलिए वह थोड़ी ऊंचाई से कॉल को फेंक देती है। एर्नो अंगूठी को घूरता है और अब भी उसकी चमक पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। छोटी लड़की इरिन फिर एर्नो को देखती है, उसे बताती है कि वह अब जा रही है और एर्नो के पास से भाग जाती है। एर्नो पीछे मुड़कर उसे जाते हुए देखता है। उसके मन में सोच रहा था कि यह मजेदार था। नव वर्ष का दिन आता है और आदरणीय एडा मेंशन ग्रैंड बैंक्वेट में एक पार्टी की व्यवस्था हो रही है। हॉल। जब इरेन हॉल में प्रवेश करती है तो वह हैरान होती है कि वहाँ सभी मौजूद हैं और सभी चमकीले दिखते हैं। वह सोचती है कि इरेन के लिए यह कठिन रहा होगा। आज कौन ड्रैगन में बदल गया, लेकिन अब यह उसकी कहानी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आयरन ने कल रात अनाथालय का पता लगा लिया था और पूरी रात हवेली के चारों ओर घूमकर कुछ आपातकालीन फंड इकट्ठा किए, तो अगर वह एक ड्रैगन बन जाती है तो उन कीमती पैसों पर भरोसा कर सकती है। अचानक वे साम्राज्य के रक्षक और 12वें ड्रैगन के आगमन का परिचय देने शुरू करते हैं। ड्यूक मायरल एडम परिवार के 12वें मुखिया हैं और उनके दोनों बेटे भी उनके साथ हैं। ड्यूक का पहला बेटा एर्नो-एडम है, जिससे उसने पुस्तकालय में मुलाकात की, और दूसरा बेटा सेलियन एडम है।
पार्टी का आनंद नहीं लगता है, परंतु ड्यूक पार्टी को जारी रखने का आदेश देते हैं। आयरन को याद आता है कि ये वह लोग हैं जो अनेक एडमों में से ड्रैगन के खून को सबसे गाढ़ा विरासत में पाए हैं। आइडम्स का तरीका और शैली पार्टी में प्रवेश करते समय एक धमकाने वाला माहौल बनाने के लिए काफी थे। आयरीन देखकर चौंक जाती है और पहले समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर महसूस करती है कि पूरी पार्टी के सामने एर्नो उसे हाथ हिला रहा है और वह बहुत घबरा जाती है। ये देखकर कि एर्नो ने उसकी ओर हाथ हिलाया, वो कुछ लोगों को एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते हुए भी सुनती है कि एर्नो ने इरीन की ओर हाथ क्यों हिलाया। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है और वह तुरंत समझ जाती है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोहे की तरह और अधिक ध्यान ना खींचते हुए एर्नो की ओर हाथ हिलाकर जवाब देता है, जिसे एर्नो थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि यह एक थोड़ा विलंबित प्रतिक्रिया थी। एक आदमी उठता है और ड्यूक से पहले आदेश को बुलाने की अनुमति मांगता है, जिसे ड्यूक स्वीकार करते हैं। तो आदमी पहला आदेश घोषित करता है और विल्म को आगे आने के लिए दयालुता से आदेश देता है। विल्म आगे आते हैं और अपना गला साफ करके मेहमानों का अभिवादन करते हैं। ड्यूक हायरेन तुरंत इस ड्यूक के नए साल की प्रथा को याद करते हैं कि वह सभी को बुलाते हैं और उनसे अपनी वार्षिक योजना की घोषणा करने को कहते हैं। आदमी विल ने ड्यूक को बताता है कि वह इस साल के नए अध्ययन के बारे में झूठ बोल रहा है। हाल ही में पूर्वी महाद्वीप में खोजा गया एक पौधा आदमी के मन और शरीर को शांत करता है और एक विशेष ध्वनि देता है। इस सब को सुनने के बाद ड्यूक विलियम को रोकने का आदेश देता है। ड्यूक विल से पिछले शोध के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में पूछता है, जिसका विल ने घबराहट में सकारात्मक जवाब देता है। फिर वह गुस्से में विल्म से चिल्लाता है कि वह एक पौधे का अध्ययन कर रहा है जिसे बहुत पहले खोजा गया था और अगर विल्ने के सिर में कोई नया फूल खिल रहा हो। ड्यूक यह भी बताता है कि उसे पता है कि वेलन ने सारा शोध धन बार में खर्च कर दिया है और दुकान में एक महिला को परेशान भी किया है और वेलन अपने परिवार के नाम को गिरवी रखकर कर्ज में भी है। विहलम कोशिश करता है कि नकारे, लेकिन राजा क्रोध से आदेश देता है कि विहलम उन्हें बताए कि अगर सच नहीं है तो क्या सही है कि विहलम ने ड्यूक के नाम को कलंकित किया है और यह कि उसे जीवित रखने का कोई कारण नहीं है। विलियम जो सुन चुका है उससे डर के मारे कुछ बुदबुदाता है, लेकिन वह तुरंत ड्यूक के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे क्षमा मांगता है। एडम परिवार का नया साल का समारोह बस एक अंधेरी जगह है जहां ड्यूक जीवन के अंधेरे इतिहास को उजागर करता है। पिछले साल इरेन चिंतित होकर सोचता है कि डांट पड़ने के लिए केवल कुछ ही चीजें होती हैं और जब कोई कूड़े वाला आकर बकवास करता है तब वह महसूस करता है कि ड्यूक अपने परिवार की परवाह करता है। ड्यूक हर किसी को बुलाता रहता है, लेकिन जब इरेन को एहसास होता है कि उसे शायद जाना पड़ेगा, वह आतंक में पसीना बहाती है लेकिन शांत हो जाती है, अपने आप को यह कहते हुए कि बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं इसलिए उसे जल्दी नहीं जाना पड़ सकता है। क्या होता है और ड्यूक लिटिल से पूछता है कि यह छोटी सी फलफ आखिर क्या है, जिस पर एर्नोएम अपने पिता से उसे उसके नाम से पुकारने की सलाह देता है। ड्यूक ने उसे हास्यास्पद रूप से फ्लफ कहकर बुलाया, फिर उसका नाम इरेन पुकारा और उसकी योजनाओं के बारे में पूछा। वह अपने मन में सोचती है कि अनाथालय जाना अच्छा है और महसूस करती है कि वह अब ड्रैगन बनना चाहती है। ड्यूक इरेन से फिर से उसकी नए साल की योजनाओं के बारे में पूछता है, जिस पर वह कुछ शब्दों में बड़बड़ाती है और फिर ड्यूक को आत्मविश्वास से बताती है कि वह बिना बाधित हुए घर से बाहर निकलना चाहती है। ड्यूक इतनी अजीब योजना देखकर हैरान है और उसके बच्चे और लोग ऐसे अजीब कबूलनामे से स्तब्ध हैं। ड्यूक फिर से पुष्टि करता है कि अगर वह जाना चाहती है तो वह क्यों है। पूरी अराजकता में आयरन चिल्लाती है कि उसे अपने जन्म का रहस्य पता है, फिर तुरंत महसूस करती है कि उसे वह बकवास नहीं कहनी चाहिए थी। ड्यूक रहस्य के बारे में पूछता है और उसके बारे में और सुनना चाहता है। आयरीन अब भारी दबाव में है और जानती है कि वह